दोस्तों आज की वीडियो इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गोदी मीडिया होने वाली है, जिसमें आप इमरान प्रतापगढ़ी को एक साथ 5 संपादकों की बोलती बंद करते हुए देखेंगे और इसके साथ ही गोदी एंकर की इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा अल्ट्रा प्रो मैक्स धुलाई भी देखने का मौका मिलेगा। गोदी एंकर इमरान प्रतापगढ़ी के सामने बार बार राहुल गांधी को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस जोश में गोदी एंकर को जवाब दिए वह आपको देखकर बहुत मजा आने वाला है। एक संपादक ने जब इमरान प्रतापगढ़ी से संबल के मुद्दे पर सवाल पूछा तो इमरान प्रतापगढ़ी ने शायरी वाले अंदाज में योगी सरकार को इतना एक्सपोज किया कि वहां बैठी जनता ने भी खूब तालियां बजाकर उनका जोरदार समर्थन किया। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरह से पूरी गोदी मीडिया और सरकार को धोया है, आप भी घर बैठे खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाएंगे। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। और अब तो संसद में हम देख रहे हैं प्रियंका जी भी आ गई हैं, उनकी डेब्यू स्पीच भी हुई। क्या चर्चा हुई कैंटीन में, किसकी स्पीच ज्यादा पसंद आई, कैसा रिएक्शन था कांग्रेस के सांसदों का? नहीं, आप एक छोटे भाई से कहेंगे कि बहन की स्पीच अच्छी थी कि भाई की स्पीच थी, आप मुझसे कहेंगे कि आपकी बाईं आंख अच्छी है कि दाईं आंख अच्छी है, तो मेरी तो दोनों अच्छी है, मुझे दोनों प्रिय हैं। मैं दोनों की स्पीच बहुत अच्छी रही। प्रियंका जी के भाषण में उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, उनको हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो उनकी भाषा शैली आकर्षक है। राहुल जी के भाषण में कंटेंट अलग तरह का होता है, जो वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जो उन्होंने द्रोणाचार्य की कहानी के भरोसे सहारे एकलव्य के कटे हुए अंगूठे को प्रतीक बना करके जो देश के युवाओं का अधिकार लुट रहा है, उसके बारे में जो उन्होंने नैरेटिव बनाया वो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है। देखिए, बातों से चमत्कार उत्पन्न कर देना और झूठा नैरेटिव सेट कर देना, वो वाक्पटुता एक अलग चीज है, लेकिन नेता का काम होता है देश को एक विजन देना और एक सच देश के सामने रखना, उससे कोई खुश रहे या नाराज हो। राहुल जी में वो बात है, राहुल जी वो साहस खुद में रखते हैं कि वो बहुत ऐसी बात भी बोलेंगे जो तमाम बौद्धिक तबके के लोगों को कभी कभी बुरी भी लगती है कि नहीं, राहुल गांधी ने ये क्या बोल दिया, इससे तो राजनीतिक नफा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं राहुल गांधी को इसलिए पसंद करता हूं कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि राजनीति का नफा नुकसान अपनी जगह, लेकिन जो सच्चे मुद्दे हैं उसको मैं बोलूंगा, उसको खड़ा होकर लड़ूंगा, क्योंकि संविधान जो है उसको बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज जो खतरे हैं उनसे लड़ने का जो साहस राहुल जी में है वो बहुत कमाल है, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूं। एक बड़े शायर, बड़े हिंदी के कवि होते थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, वो जो मैं बताता हूँ अभी, उन्होंने पंडित जी के मरने के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना आइकॉनिक फिगर, उनके देहांत के बाद लाइनें लिखी थी, टिक 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 टिकर बोला पंडित जी नहीं रहे, पर जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे। बड़ा कटाक्ष है ये, आपका उस पर रिएक्शन? जिन्होंने कविता, आप जिन कवि का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके साहस को भी सलाम करूंगा, और कांग्रेस पार्टी और बाद के नेताओं की सहनशीलता और साहित्य के प्रति उनके सम्मान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। आज आप लिख दें तो स्थिति यह है कि कहीं पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं, कहीं कलमकार जेल भेजे जा रहे हैं। उस समय लोग सुनते थे, नेहरू जी कवि सम्मेलनों में जाके बैठते थे और कवि सम्मेलन सुनते थे, सामने से अपनी आलोचना की कविताएं सुनते थे, मुशायरा सुनते थे। आपने अभी जिक्र किया कि आप राहुल जी के साथ एक थाने में रहे और फिर आपने उनके सामने राहुल कहकर कुछ सुनाया और उन्होंने आपत्ति नहीं दर्ज की। आप राहुल जी के साथ काफी लंबा आपने सफर किया भारत जोड़ो यात्रा में। यहाँ पर हर एक के मन में एक सवाल होगा, ये राहुल जी को ठंड नहीं लगती है क्या? हमेशा टी शर्ट में दिखाई देते हैं, इतनी सर्दी हो रही है। कल गृह मंत्री जी भी सदन में जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने तंज करके एक बात कही थी कि 54 साल का एक व्यक्ति अपने आप को युवा कहता है। मैं बड़ा अलग से इस पे सोचता हूं। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति इतना फिट है कि 54 साल की उम्र में भी लोग उसको युवा कह रहे हैं, लेकिन 56 साल की उम्र में लोग इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो खुद को युवा नहीं कह पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप कान पकड़ सकते हैं उनको। भाई वो कोई दैवीय पुरुष तो है नहीं कि वो देवता हैं, वो भी इंसान है, ठंड लगती होगी, लेकिन वो इतने फिट हैं कि 4000 किलोमीटर चले। मेरे तो 2-3 बार पैर के नाखून उखड़ गए, सच में। मैं साथ चल रहा था, सारे नाखून काले पड़ गए, पांव में कई बार छाले पड़े, लेकिन मैं देखता था कि रोज सुबह वो 7 बजे तैयार रहते थे और दिन भर में लाखों लोगों को देखना, उनसे संवाद करना, फोटो खिंचाना, वो कमाल था। मतलब भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है कि इतिहास के ऐसे पन्नों में दर्ज हुई है कि आज राहुल गांधी जी के बारे में चाहे जो बातें कर लीजिए, चाहे जो नैरेटिव बना लीजिए मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि कोई गांधी था अपने दौर में जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ एक नारा लगाया था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, गले से लगाया था लोगों से। इमरान जी, पहला सवाल यह है कि संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए
और दूसरा सवाल है कि आपकी पार्टी एक ज़माने में लोग कहते थे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और अब ये राष्ट्रीय पार्टी जाति पे वोट मांग रही है। ये दो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी जाति पे वोट नहीं मांग रही। आपका पहला सवाल है कि संभल के मुद्दे पे आपका क्या कहना। यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, हम किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि चर्चा जो है ये हो रही है कि आज पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया, आज ये दिया। जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं बहुत भावुक हूं। क्या किसी ने एक संवेदना का शब्द, सत्ता में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द बोला है? 5 लाशें उठी हैं। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था, और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, विजुअल है इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहां बैठ के बात कह रहा हूं। अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? पुलिस जो नैरेटिव बना दे, डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, है ना? इमरान साहब, बीजेपी कह रही है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है, ये निकल आया, वो निकल आया। यहां आज भी, कल भी संसद में संविधान पे बहस हो रही है और वहां बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा इस पे, मीडिया भी बात नहीं करेगी, राजनीतिक दल भी बात नहीं करेंगे। कितना, मतलब मैं एक बतौर इंसान, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं सवाल पूछता हूं, सत्ता क्यों चुप है? संवेदना के एक शब्द भी क्यों नहीं? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी गए, जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को क्या अब यह भी अधिकार नहीं रह गया है कि वो जाकर के पीड़ितों से मिल सके? मुझे देश से पूछना है, क्यों नहीं मिलने देंगे? क्या छुपाना चाहते हैं आप? आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, वो पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाह रहे थे। यहां पर बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक लाइन नहीं ले रही, वो ये नहीं बता रही कि आखिर वो है किसके साथ। भाजपा किसके साथ है? सवाल मेरा है। सरकार किसके साथ है? वो तो खुल के कह रहे हैं कि मंदिर के साथ। हाथ रख करके कसम खाने वाले लोग किसके साथ खड़े हैं? संविधान के साथ या किसी धर्म के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जाति के साथ, किसी मजहब के साथ? इंसान के साथ क्यों नहीं है? पीड़ितों के साथ क्यों नहीं है? योगी जी कह रहे हैं खुलकर कि अगर वहां पर विष्णु का 10वां अवतार होगा तो हम वहां पर उसी के साथ हैं। अवतार हो, उससे किसको इनकार हो सकता है? भगवान का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इंसान का अस्तित्व भी तो स्वीकार करिए सत्ताधीश महोदय। ठीक है, राशिद साहब। इमरान साहब, आप एक बहुत ही लोकप्रिय शायर हैं। आपने राजनीति में कुछ चुनौतियां देखते हुए आप उसमें सामने आए और आप उसको, कांग्रेस ने आपको राज्यसभा में महाराष्ट्र से आपको लेके आई। लेकिन क्या वजह है कि आपने मोहब्बत की दुकान शामिल करी, मोहब्बत की दुकान में आप शामिल हुए और उस बात को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन जब बटेंगे तो कटेंगे की बात आई महाराष्ट्र में और एक है सेफ है, वहाँ जो कांग्रेस का पूरा ये जो मोहब्बत की दुकान थी वो एक तरीके से बैठ गई, फ्लॉप हो गई। आप एक लोगों के बीच में जाते हैं, आपने वहाँ सभाएं भी की थी, लोग भी आए थे, क्या वजह आपको नजर आती है कि आपकी दुकान नहीं चली और बटेंगे वो कटेंगे वो चल गया? बहुत शुक्रिया रशीद किदवई साहब, बहुत सीनियर हैं, कई बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने, राजनीति के बड़े जानकार हैं। देखिए, मैं आया, मोहब्बत की दुकान में शामिल हुआ। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि मैं नफरत की दुकान में शामिल नहीं हुआ, और किसी को भी नफरत की दुकान की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो। मैं मोहब्बत की दुकान की तरफ शामिल हुआ। आप क्या कहना है कि महाराष्ट्र में वो दुकान क्यों नहीं चली? हाँ, नहीं चली। मैं भी हैरान हूँ। मैंने 30 के आसपास सभाएं की। मैं झारखंड में भी चुनाव प्रचार में था और मुझे तो ग्राउंड पे झंडे भी नहीं दिख रहे थे जो पार्टी अभी वहां सत्ता में आई है। सच्चाई है, जो क्राउड उमड़ के आ रहा था, लोग स्वतः जिस तरह से सामने आ रहे थे, हम सब आशान्वित थे। हरियाणा का रिजल्ट तो सत्ता जिनकी आई है उनके लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि हम कैसे जीत गए। हरियाणा में भी मैं चुनाव प्रचार में था, तो कुल मिला के वो रिजल्ट, सब वहां के गांव के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं, मैं चूंकि वहां से सांसद हूं महाराष्ट्र से, वो खुद कह रहे हैं कि भाई पूरे के पूरे गांव ने
अधिकांश लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोगों को वोट दिया, वो वोट गए कहां? ग्रामीण प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर वहां कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है। उन्हें मॉक पोलिंग का जो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था मकरवाड़ी में, वो नहीं करने दिया गया। हम भी हैरान हैं। दूसरी बात यह कि मोहब्बत की दुकान अगर एक बार नहीं खुल सकी या मोहब्बत के फूल अगर मुरझा गए तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पतझड़ के साथ चले जाएंगे। हम फिर से बहारें लाने की कोशिश करेंगे, हम फिर से फूल खिलाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक मुसलसल जंग है, ये नफरत और मोहब्बत के बीच एक जंग है। अगर हम यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, आपका पहला प्यार अगर कहीं से आपसे रूठ जाता है, दूर हो जाता है, तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, नए प्यार तलाशने की कोशिश करते हैं। कि जब भाजपा नारा जब भाजपा एकता का नारा लगाती है तो उसमें क्या उसके जो एकता का नारा है उसमें अल्पसंख्यक हैं कहीं? मेरा सवाल है। और जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको रतन टाटा नहीं चाहिए? एक मिनट, उनका ये कहना है। मेरा ये पूरा कर लेने दें। क्या भाजपा को अगर सिर्फ बहुसंख्यक वाली बात करनी है तो क्या उन्हें रतन टाटा नहीं चाहिए? क्या उन्हें कलाम साहब नहीं चाहिए? क्या उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहिए? क्या उन्हें होमी जहांगीर भाभा नहीं चाहिए? कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? नहीं, कलाम साहब का नाम किसने कलाम साहब भी उसी समुदाय से आते हैं जिनको लेकर के आप जो भाषण देते हैं। कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? हम आप एक मिनट आगे, एक मिनट जी। क्या नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिला? क्या सरदार पटेल की स्टैचू नहीं बनी? निशांत जी, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का? मैं नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा हूं। आपको अंतर नहीं? आपने कहा ना किसने नाम प्रपोज किया था? नाम प्रपोज किया था उस दौर में अटल बिहारी। आपको लगता है कि यह भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? आपको लगता है? समाजवादी अगर आपको लगता है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है। इमरान जी, बहुत अच्छा लगा, आपको मैं सुनता रहा हूं पहले भी। धन्यवाद। एक मेरा बेसिक सवाल है कि जब से आप बात कर रहे हैं तो इस समय जो सत्ता पक्ष है सारी उसकी बुराइयां गिनाते गए और राहुल जी और प्रियंका जी की आपने बहुत तारीफ की, मैं मानता हूं और आपकी किसी बात से मैं एतराज नहीं कर रहा हूं। मेरा यह सवाल है कि इलेक्शन दर इलेक्शन आप अगर राजनीति में हैं तो कोई लक्ष्य होगा। पहली बात तो मैंने कई नेताओं से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि सत्ता में पहुंचना है। दिग्विजय सिंह से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। एक और जयराम रमेश से मैंने पूछा, उन्होंने कहा बीजेपी को हराना है। तो पहली बार तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि राहुल और प्रियंका जी का लक्ष्य क्या है, और अगर लक्ष्य हराना है तो मैं ये पूछ रहा हूं कि बार बार आप इसमें फेल क्यों होते हैं? तो एक चीज रणनीति की गलती है या आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं? कोई कमी तो होगी आप लोगों में ना, ठीक है सर, कि जिसका कारण आप बराबर विफल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बचपन में मुनव्वर राना का एक शेर सुना करता था कि शरीफ इंसान क्यों आखिर इलेक्शन हार जाता है। किताबों में तो ये लिखा है रावण हार जाता है। हाँ, हम इलेक्शन हार जा रहे हैं। लक्ष्य, मुझे लगता है कि राजनीति में आने के बाद सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होता है। बड़े नेता का तो बिल्कुल एक लक्ष्य नहीं होता है। राहुल गांधी जी का लक्ष्य जो है, जो मैं समझ पाया हूं, ये सवाल पूछना भी मुझे लगता है कि समीचीन नहीं था, मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं, लेकिन राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, मुझे लगता है हर राजनीतिक दल का और हर शीर्ष नेतृत्व का एक लक्ष्य होना चाहिए। जो संविधान है देश में, उस संविधान को बचाना और उस संविधान के मुताबिक सत्ता को चलाना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, यह सही है कि जब तक जीतोगे नहीं, सत्ता में आओगे नहीं, संविधान को इंप्लीमेंट कैसे कर पाओगे। लेकिन इसीलिए उस संविधान ने एक प्रारूप भी रखा है ना कि अगर आप सत्ता में नहीं और विपक्ष में हैं तब भी आप मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हालत यह हुई कि हम जब सुबह बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 2 बजे तक के लिए हाउस को एडजर्न करना पड़ा। ये विपक्ष की ताकत है और विपक्ष इस बार इतना मजबूत है कि कल 1 नेशन 1 इलेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और तुरंत उसे जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम आज विपक्ष में हैं, जो सत्ता पक्ष में है वो कई साल 2 सांसदों के साथ थे, तो ये उतार चढ़ाव, हार जीत आती रहेगी। लेकिन इसी में आपको लोकतंत्र के प्रारूप को सत्ता पक्ष के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। केवल एक लाइन का, बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे, ये बात 1990 की है। 34 साल हो गए, तब न तो अमित शाह थे, न नरेंद्र मोदी थे, न आज की बीजेपी थी। 34 वर्ष से आप उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपने सोचा,
आज की मौजूदा सत्ता तो मैं मान ले रहा हूं तमाम चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन 34 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम वहां सत्ता में नहीं है, हम ये बात को स्वीकार करते हैं। और कमियां तो जाहिर सी बात है, हम अगर सत्ता में नहीं है, हम राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा सत्ता के करीब नहीं है, तो कमियां तो रही हैं, बुजुर्गों से होती हुई यहां तक आई हैं, उसे सुधारना है। लेकिन हम आपको यह आश्वस्त करते हैं, हाथरस हो, संभल हो, किसी भी पीड़ित परिवार हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, आप जब भी नजर उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जब भी जरूरत पड़ी है ये लोग पीड़ितों के साथ वहां जरूर खड़े नजर आए। ये मैं तथ्य के साथ ये बात कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी सांगठनिक तौर पे वहां काम कर रही है। हमने गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन बना और हमने लोकसभा में एक शानदार रिजल्ट दिया। हो सकता है आने वाले 27 में आप देखें कि हम सत्ता के साथ हों। इमरान जी, इंडिया गठबंधन वहां आपने जो सरकार कहा, बनाए। इसमें कोई शक नहीं कि वो लोगों के साथ खड़े होते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो एकदम वहां पर पहुंच रहे होते हैं, लेकिन वोटर आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या आत्ममंथन चल रहा है? इसको लेकर क्या इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है? देखिए, अब चुनाव जीतना एक अलग तरह का मैनेजमेंट है और लड़ना, लड़ाई लड़ते रहना सड़क से संसद तक एक अलग बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और देश के युवाओं को यह आश्वस्त भी कर रहा हूं कि हम उस पर भी रणनीतिक तौर पर बहुत काम कर रहे हैं। और हरियाणा और महाराष्ट्र का रिजल्ट हमारे भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिहार, असम और दिल्ली के चुनाव में हम आपको और प्रोग्रेसिव होकर के पूरी मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखेंगे और शानदार रिजल्ट भी देंगे। आप लड़ते हुए दिखेंगे या जीतते हुए दिखेंगे? अंततोगत्वा जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल यही होता है, कोई 1 वोट से जीत के आए, अब 10 लाख वोट से जीत करके आए, माना यही जाता है कि वो जीत के आया। तो जाहिर सी बात है, अब हम उस पर काम कर रहे हैं और एक नई पीढ़ी आई है राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला करके। कुछ नए युवा सांसद, युवा नेता, युवा विधायक आए हैं। कुछ दिन में हम आपको परवीन शाकिर ने कहा था हर दफा जीत जाना ही जरूरी नहीं है, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े। खैर, आप सुना दीजिए वैसे, अगर आप सुना पाए। नहीं, वो उनका शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े। तो बीजेपी यही कह रही है कि वो 89 बार हार के मुस्कुरा ही रहे हैं। वो तो कभी कभी जीत के भी रोना रोते रहते हैं। अच्छा, मैं तो बड़ी मजे की बात कहूं, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को राज्यों में जश्न मनाते देखा क्या? नहीं देखा होगा, सच बात कह रहा हूं। सिर्फ भाजपा के मुख्यालय में एक जश्न मनाया गया, उसके अलावा दोनों राज्यों में कहीं भी जश्न मना, सरकार बन गई जश्न मनाते नहीं देखा। कुछ तो है जिसकी पर्दा, उन्हें खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे जीत गए। अरे मुझे ये कविता में आप जवाब दे दीजिए, अच्छा होगा। सर, आप कविता में सवाल पूछे, मैं कविता में कविता लेकिन ममता बनर्जी क्यों छोड़ करके जा रही है? कहाँ गई? उद्धव ठाकरे क्यों छोड़ कर कहाँ गए? ओमर अब्दुल्ला ने क्यों बोला कल राहुल गांधी से ईवीएम से नफरत कर 100 सीट कैसे जीता? इसको सविता में इंडिया गठबंधन कम से कम अंडर 5 ईयर्स में सत्ता में आएगा नहीं, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में ये कहा सीताराम केसरी को दरवाजा बंद करके बाथरूम में मारा है। उसको जवाब कविता में दे दीजिए। सबसे पहली बात तो मेरा, कविता में दे दीजिए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं। आप इंडिया गठबंधन क्यों कह रहे हैं? इंडिया क्यों नहीं कह रहे? तो इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया कहीं आप, वो आता ही नहीं, निकलता ही नहीं मुंह से ना। बोलते सारा भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि इंडिया में से ए हटा दीजिए और इंडी बोलिए उसको। दूसरी बात ये, सारे के सारे टीवी वाला तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सीताराम केसरी जी के साथ ये किया। नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा था? रेनकोट पहन के नहाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 10 भाषण सुनाऊं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो, प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा, और चूंकि वो वाक पटु भी हैं, भाषाई चातुर्य भी उनको आता है, फिर भी जब ऐसी भाषा वो बोलते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, नहीं बोलनी। इमरान जी, लेकिन क्या कांग्रेस में, क्या राहुल गांधी जी को ये कबूल होगा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें? सबसे पहली बात तो निशांत भाई, आप पत्रकार हैं, आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी जी क्या नेता हैं क्या इंडिया गठबंधन के? नहीं। सवाल कहां खड़ा होता है? सुनिए, नहीं, लेकिन क्या कबूल होगा? क्या कांग्रेस चाहेगी कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करे? देखिए, कोई भी लीड करे, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो मकसद है, वो अंततोगत्वा यही है कि लोकतांत्रिक मूल्य बचें, संविधान बचे। हम हर कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहते हैं और ये झगड़ा ही नहीं है। ये दरअसल भाजपा क्या करती है, मुद्दों से ध्यान हटाना है। अब चूंकि घिरी हुई थी एक उद्योगपति, पता नहीं आपके चैनल पे मैं उनका नाम ले सकता हूं या नहीं ले ही सकता हूं, संसद में घिरी हुई थी अडानी के मुद्दे पर, तो उससे ध्यान कैसे भटके,
तो एक शिगुफा उछाला गया कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर झगड़ा शुरू हो रहा है। फिर चैनलों को भेज दिया गया कि इसी पे सवाल पूछो, सारे चैनल उसी पे सवाल पूछने लगे। 2 दिन के लिए वो मुद्दा हट गया, क्योंकि डेली संसद परिसर में, संसद के अंदर लगातार नहीं, लेकिन आप सवाल उठ रहे थे। सच बात इमरान साहब, है। ये बात शरद पवार की तरफ से आई, ये बात अभिषेक बनर्जी की तरफ से पलट करके निशांत भाई, कभी आपने पलट के उनसे पूछा कि एक दिन उन्होंने जो एक बात कह दी थी उसके बाद अब लोग क्या बोल रहे हैं? कभी आपने पलट के पूछा, फॉलो अप लिया उसका? नहीं, लेकिन आप होता क्या है ना, मैं सदन परिसर से बाहर निकल रहा हूं, आप सबसे भी बता रहा हूं, कैमरामैन तैयार खड़ा है, तमाम चैनल वहां तैयार खड़े हैं, बिना कुछ बोले, हमें सवाल का पता भी नहीं है, मेरे मुंह पे माइक लगा दिया गया, ऐसा बोला है उन्होंने। अब आप भाग तो सकते नहीं, आप यस नो या एक सामान्य सा जवाब दे देते हैं, वो जवाब आपको सूट करता है और वो जवाब भाजपा को भी सूट करता है। तो उस जवाब को सोशल मीडिया पे, मीडिया पे ऐसा प्रसारित कर दिया जाता है जैसे जंग छिड़ी हुई है इंडिया गठबंधन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया गठबंधन बहुत सामान्य तरीके से चल रहा है। अब मैं बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने 6 दशक में करीब 75 बार संविधान को बदला, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि संविधान खतरे में है। संविधान बदला हो सकता है, यह संविधान ही कहता है कि उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। बात क्या होती है ना कि आपकी मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है। कांग्रेस ने जब भी बदलाव किया, 1947 में देश हाथ में आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी अगुवाई करनी शुरू की, संविधान मिला 2-3 साल बाद देश को। उसके बाद देश की बेहतरी के लिए और अविवादित रखने के लिए जो चीजें समय के साथ बेहतर होती गई, वो अमेंडमेंट्स भी होते रहे। मैं कल प्रोफेसर मनोज झा की प्रशंसा करूंगा, कल उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया कि जब आप एक घर बनाते हैं ना, तो जो पहला फ्लोर होता है, जो नींव होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर आप कितना भी अच्छा गुंबद बना लीजिए, कितनी भी अच्छी मीनार खड़ी कर लीजिए, कितना भी अच्छा झूमर लगा लीजिए, लेकिन बिना नींव के और फाउंडेशन के तो कुछ नहीं हो सकता। आपने फाउंडेशन का जिक्र किया, इमरान साहब, एक सेकंड, यहां पर फाउंडेशन को लेकर बीजेपी ने सवाल किया कि 14 महीने में ही पहली बार संविधान में कुछ ऑल्टरेशंस करने पड़े, कुछ संशोधन करना पड़ा, तब तो नींव में कुछ ना कुछ और अभिव्यक्ति की आजादी पर ही सवाल उठाए गए, तो कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन वीक होगी ना। नहीं, आप उस समय फाउंडेशन कैसे डाली गई और कैसी थी, वहां जाने के लिए आपको 70 साल 75 साल पीछे चलना पड़ेगा निशांत भाई। आप यहां खड़े होकर के ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैं अवध क्षेत्र का हूं, प्रतापगढ़ का। अवधि के एक बहुत बड़े कवि थे आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी, उनकी 4 पंक्तियां हैं कि कुछ न बोली, पोल खोली, डोली जाई, का करी, मतलब बोलूं ना बोलूं या हट जाऊं, कुछ न बोली, पोल खोली, डोली जाई, का करी, इनके जफड़ी मां कसत इज्जत बचाई, का करी, और पूत मतलब बेटा, पूत जो पूछे बमक के बाप से, तू का कहा, मतलब तुमने क्या किया, तो वो बेचारा हाथ मल के रह न जाई, का करी। बाप जो है वो हाथ मल के रह नहीं जाएगा तो क्या करेगा, कि कैसे बनाया, मतलब ये कर दिया था। हम अपने कभी कभी, जैसे मेरे पिताजी से मेरे अगर मतभेद हो, तो मैं अगर उनसे कहूं कि जो है, मतलब मैं जैसे पिताजी ने जो घर बनाया था, मैं नया घर बनाने जा रहा हूं, मेरे पास अभी कोई उस तरह का घर नहीं, पिताजी का जो घर है, मैं जाता हूं तो बहुत सारे अनकंफर्टेबल होता हूं, बहुत सारी चीजें, अच्छा वॉशरूम नहीं है, अच्छे से खिड़कियां नहीं लगी, अच्छा दरवाजा नहीं लगा है, तो मैं क्या करूं, पिताजी से कहूं कि आपने जिंदगी में क्या किया, कम से कम वो एक घर तो बना के उन्होंने दिया, एक छत तो दी मुझे ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना आजाद ने, बाबा साहब ने, सबने एक छत, देश को एक फाउंडेशन दिया। आज आप कह रहे हैं कि ये गलती थी, वो गलती थी, दरअसल आप अपने पुरखों को गाली दे रहे हैं और ये परंपरा गलत है।